हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड 2026 में पूछे जाने वाले जीके जीएस से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है यूपी का? ऑप्शन नंबर ए है मुरादाबाद, बी गाजियाबाद, सी आजमगढ़, डी प्रयागराज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा प्रयागराज। प्रयागराज जो है ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। यहाँ का जो लिंगानुपात था उस समय 901 था। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली स्टेट फिश किसे घोषित किया गया है? डॉल्फिन को, रोहू को, चीतल को या हिल्सा को? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली हो जाएगी ये चीतल। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, पेरिस, न्यूयॉर्क अमेरिका या गुरुग्राम भारत या नैरोबी केन्या। जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम हरियाणा में जो पड़ता है वहाँ गुरुग्राम भारत में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित हुआ था? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 1986 में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक जो नौचंदी मेला है उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है, किस शहर में? ऑप्शन नंबर ए मेरठ, बी आगरा, सी बाराबंकी, डी बहराइच। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। मेरठ में जो है नौचंदी मेला लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ओडीओपी के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ ये सुमेलित है, कन्नौज भी है इत्र के लिए, भदोही भी कालपीना कारपेट के लिए, कालीन कारपेट के लिए, लेकिन जो मुरादाबाद है ये इसके लिए सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है, यानी ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? कौन सी गतिविधि जो है प्राइमरी जो सेक्टर है उसका हिस्सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है मत्स्य पालन, बी खनन, सी कृषि, डी खाद्य प्रसंस्करण। जो ये फूड प्रोसेसिंग है, खाद्य प्रसंस्करण, ये प्राइमरी सेक्टर का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना ये रिहंद नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए पहला सरस्वती सम्मान मिला था? ऑप्शन नंबर ए मधुशाला, बी आत्मकथा, यानी 10 द्वार से सोपान तक जो आत्मकथा थी इसके लिए ही सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। 10 द्वार से सोपान तक खंड 4 के लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी थी? 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 57.2%, बी है 67.7%, सी 69.7%, डी है 73%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 67.7% लिटरेसी रेट थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 52 है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुख मिट्टी कौन सी है? बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी प्रमुखता पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी है दोमट मिट्टी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर जो है लाल मिट्टी पाई जाती है बुंदेलखंड क्षेत्रों में। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी मेरठ, सी प्रयागराज, डी गोरखपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरठ। मेरठ में जो है स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, पीटीएस
पीटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है, जहां सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। पीटीएस का पूर्ण रूप क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, बी है पुलिस टेक्निकल स्कूल, सी है प्राइमरी ट्रेनिंग स्टेशन, या डी है पब्लिक ट्रेनिंग सर्विस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पीटीएस का पूर्ण रूप होता है पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, जहां पर सब इंस्पेक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राजस्व विभाग में सजरा किसे कहा जाता है? राजस्व विभाग में सजरा किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए इसमें है खतौनी की नकल को, या गांव के नक्शे को, या वार्षिक रजिस्टर को, या किसान बही को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्व विभाग में जो सजरा होता है वो होता है गांव का मैप, विलेज मैप को ही सजरा बोलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य होता है? अगर किसी की मृत्यु पुलिस हिरासत में हो जाती है तो इस घटना की जो सूचना है मानवाधिकार आयोग को कितने समय के भीतर देना अनिवार्य होता है? ऑप्शन नंबर ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 7 आवर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर हमें सूचना देना आवश्यक होता है। पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु की घटना की सूचना मानवाधिकार आयोग को 24 घंटे के भीतर देना अनिवार्य होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे 57 है, आबादी भूमि का तात्पर्य राजस्व संहिता में क्या है? आबादी भूमि का तात्पर्य राजस्व संहिता में क्या है? ऑप्शन नंबर ए है गांव के निवासियों के आवास या उससे जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त भूमि, बी जंगल की भूमि, सी बंजर भूमि, डी कृषि योग्य भूमि। तो इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए। आबादी भूमि से तात्पर्य है गांव के निवासियों के आवास या उससे जुड़े कार्यों के लिए प्रयुक्त जो भूमि होती है वो आबादी भूमि होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? भारत में साइबर आतंकवाद को किस अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? ऑप्शन नंबर है भारतीय दंड संहिता, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2002, या यूएपीए 1967, या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। भारत में साइबर आंदोलन को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली खनिज नीति कब घोषित की? उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पहली खनिज नीति कब घोषित की, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था? उत्तर प्रदेश ने अपनी दिसंबर 1998 यानी 1998 में पहली मिनरल पॉलिसी घोषित की, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जो पहली खनिज नीति है वो दिसंबर 1998 में घोषित की थी, जिसके तहत खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोन वुल्फ अटैक का शब्द का क्या अर्थ हो? लोन वुल्फ अटैक जो है टर्मिनोलॉजी किसके लिए यूज होती है? ऑप्शन नंबर ए भेड़िया द्वारा किया गया हमला, बी है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन की प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है, सी ऑप्शन है सेना की एक विशेष टुकड़ी द्वारा किया गया हमला, डी है साइबर हमला। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लोन वुल्फ अटैक का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी संगठन की प्रत्यक्ष सहायता के हिंसक कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत गठन किस तारीख को अधिसूचना जारी करके किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का जो विधिवत गठन है किस तारीख को अधिसूचना जारी करके किया गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका, 7 अक्टूबर 2002। 7 अक्टूबर 2002 को उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का विधिवत गठन किया गया था अधिसूचना जारी करके। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रकृति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है यह एक संवैधानिक निकाय है और इसके फैसले बाध्यकारी हैं, बी है यह एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। तो यही राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ही। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इस या क्या है सलाहकारी निकाय है और इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई?
1950, 1962, 1972 या 1989। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। उर्दू उत्तर प्रदेश जो उर्दू अकादमी है इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे 64 है, खदानों में उपयोग किए जाने वाले सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? खदानों में उपयोग किए जाने वाले सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए हफरी डेवी, बी है थॉमस एडिसन, डी माइकल फेराडे, डी है मार्कोनी। मार्कोनी ने रेडियो की खोज की थी। अगला हाँ, इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? हफरी डेवी। हफरी डेवी ने सेफ्टी लैंप की खोज की थी खदानों में उपयोग किए जाने के लिए। अगला प्रश्न है 65 नंबर, संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बनी दो जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक है? संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बनी दो जैतून की शाखाएं किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण सुरक्षा, बी शांति, सी युद्ध विराम, डी न्याय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शांति। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में बनी दो जैतून शाखाएं शांति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस संगठन को अब तक कितनी बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो रेड क्रॉस संगठन को पहली बार 1973 में सम्मानित किया गया था। लगभग अब की 3 बार अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। रेड क्रॉस संगठन को अब तक 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बात की गई है क्या? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 दिसंबर, बी है 15 मार्च, सी है 15 जनवरी, 25 जनवरी, डी है 30 जनवरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, ट्रांसफार्मर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है माइकल फेराडे, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी सीवी रमन, डी न्यूटन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइकल फेराडे का आविष्कार, मैंने जो है ट्रांसफार्मर का आविष्कार किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, पुलित्जर पुरस्कार विजेता जो झुम्पा लाहिड़ी हैं की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पुलित्जर पुरस्कार विजेता जो झुम्पा लाहिड़ी हैं की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बी है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज, सी है मिडनाइट चिल्ड्रन, डी है ए सुटेबल बॉय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। पुलित्जर पुरस्कार विजेता झुम्पा लाहिड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज है। अगला प्रश्न देखेंगे, इन्फ्लुएंसर किसे कहा जाता है? इन्फ्लुएंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक कंप्यूटर हैक करता है, बी है जो जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं, या सी जो सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करता, या एक सरकारी अधिकारी। तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, जिसके सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में फॉलोअर्स होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, बी है एडम स्मिथ, सी अमर्त्य सेन, डी किन्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडम स्मिथ। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ हैं। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए कुश्ती, बी भाला फेंक, सी मुक्केबाजी, डी शूटिंग। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो भाला फेंक से, जिसमें उनको टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल मिला था। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। 2020 में नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय बने थे, इन्होंने भाला फेंक में टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था। अगला प्रश्न देखेंगे, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक कौन है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी आइजैक न्यूटन, डी है चार्ल्स डार्विन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला प्रश्न है, फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता बढ़ाना, बी इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड कैनिंग, सी है लॉर्ड कर्जन, डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
जो लॉर्ड कैनिंग है ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये तो राष्ट्रपति थे। और आर के जो षणमुखम शेट्टी हैं या अब्दुल कलाम आज़ाद हैं या बी आर अम्बेडकर हैं? तो इसमें राइट ऑप्शन यही होगा बी। जो आर के षणमुखम शेट्टी जी हैं ये भारत के कैसे स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री थे, पहले वित्त मंत्री थे, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस क्रांति को अगस्त क्रांति कहते हैं? तो इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? नंबर 1 है स्वदेशी आंदोलन, बी है असहयोग आंदोलन, सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये ग्वालियर टैंक मैदान जो है मुंबई में, वहाँ से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन, या अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है इसको। अगला प्रश्न है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? जो भारत में संसदीय प्रणाली है इसका प्रारूप कहाँ से लिया गया है? तो कनेडियन, ऑप्शन नंबर डी राइट है इसका। भारत में सरकार की जो संसदीय प्रणाली है ये किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? वो कनेडियन, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य की जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? महाराष्ट्र की, या हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जो केरल स्टेट है इंडिया का, यहाँ की जो महिला साक्षरता दर है वो सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पहला बैंक खोला गया था? तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है भारत में सबसे पहले खोला गया था 14 का, डी राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले खोला गया बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? कौन सा कारक भुगतान का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ब्याज, बी वेतन, सी किराया, डी पेंशन। तो जो पेंशन है ये भुगतान का कह सकते हैं एग्जाम्पल नहीं है, बाकी ब्याज, किराया, वेतन ये सभी भुगतान के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली जो है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? भारत की सबसे पुरानी अरावली जो पर्वत श्रृंखला है उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए धौलागिरी, या एवरेस्ट, या गुरु शिखर, या नंदा देवी। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, जो गुरु शिखर है ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष में देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में पहली बैठक की? तो ऑप्शन नंबर ए 1949, या बी 1947, या 1946, या डी 1948। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है 1946। इस समय जो है सबसे पहली बार बैठक हुई थी संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 1946 में। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? आर्थिक नियोजन किस प्रकार की एक अनिवार्य विशेषता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है, या दोहरी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो आर्थिक नियोजन है ये एक समाजवादी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। अगला प्रश्न है, जो उजाला योजना है किस वर्ष स्टार्ट हुई है? ऑप्शन नंबर ए है इसमें 2017, बी है 2015, सी है 2016, डी है 2014। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2015 में उजाला योजना स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा का परिणाम तब दिखाई देता है जब वातावरण में कौन सा उत्सर्जित होता है? लेड ऑक्साइड, या कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अम्ल वर्षा का परिणाम तब दिखाई देता है जब वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। अगला प्रश्न है, विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? विद्या वाहिनी परियोजना का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर संस्कृत शिक्षा, बी कंप्यूटर और IT शिक्षा, सी खेल शिक्षा, डी संगीत शिक्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो विद्या वाहिनी परियोजना है इसका संबंध कंप्यूटर और IT शिक्षा से है। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मेलनोसाइट, ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, या ग्रेनुलोसाइट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
मानव रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? पीलिया हो गया, या ब्लू बेबी सिंड्रोम, फ्लोरोसिस, या मिनीमाता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पीने के पानी में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है बच्चों में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है सिप्री जो है कहाँ पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर लखनऊ, बी शिमला, सी कानपुर, डी देहरादून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो शिमला है यहाँ पर सिप्री है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? मलेरिया होता है, टाइफाइड होता है, चिकन पॉक्स होता है, या पोलियो होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट हो जाए। जो मलेरिया रोग है ये प्लाज्मोडियम के कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है प्लाज्मोडियम प्रजीनामक। लेकिन ये फैलाता कौन है? वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है, लेकिन होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने रुपया नामक चांदी का सिक्का सबसे पहले शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी जहांगीर, डी हुमायूं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह सूरी के द्वारा सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग कहाँ पर है? तो जो आराम बाग है ये कहाँ पर बना है? लखनऊ में है, या जौनपुर में है, आगरा, या बहराइच? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आगरा में है, जहाँ पर मुगल सम्राट बाबर द्वारा बनवाया गया सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग है। ऑप्शन नंबर बी राइट है इसका। अगला प्रश्न है, भारत विश्व में निम्नलिखित में से किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? दालों का, गेहूं का, जौ का, या मक्का का? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो भारत है ये वर्ल्ड में दालों के उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? कपास, रेशम, ऊन, या जूट? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जूट। सुनहरा रेशा के रूप में जूट को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, या वसा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो विटामिन है इसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो यूपी में टाइगर रिजर्व की संख्या आप लोगों को पता है 4 है। कौन कौन से हैं? एक है दुधवा, एक है पीलीभीत, एक अमनगढ़, एक रानीपुर। दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर ये क्या है? यूपी के 4 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है। जनजातीय गौरव दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस किस जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है सिंधु कान्हा, बी टाटा भील, सी भगवान बिरसा मुंडा, डी है बाबा साहब अम्बेडकर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो जनजातीय गौरव दिवस है वो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विमाहीन राशि कौन सी है? वेग, त्वरण, अपवर्तन सूचकांक, या गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपवर्तक सूचकांक जो है ये विमाहीन राशि है। बाकी वेग, त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल इनकी विमाएं होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं था? तो उस समय कौन सा मुरादाबाद था, ये मिलियन शहर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी राइट था। अगला प्रश्न है, जायद क्रॉप। तो भारत में क्या है, फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया, खरीफ, रबी, जायद। तो जायद इसमें पूछा गया, जायद मौसम के मुख्य कौन सी क्रॉप हैं? जायद फसलों में कौन सी फसलें शामिल हैं? तो गेहूं एवं सरसों ये क्या है? ये रबी क्रॉप हैं। और धान और मक्का ये क्या हो जाएंगी? खरीफ क्रॉप हो जाएंगी। ये गेहूं और सरसों रबी क्रॉप हैं, धान और मक्का कह सकते हैं खरीफ क्रॉप हैं। और तरबूज है, खरबूजा, खीरा, तरबूज, खरबूजा, खीरा जो हैं ये सभी क्या हैं? जायद क्रॉप हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तरबूज, खरबूजा और खीरा क्या है? ये जायद क्रॉप हो जाएंगी। गेहूं, सरसों रबी क्रॉप हो जाएंगी। धान और मक्का खरीफ क्रॉप हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, किसी भी नवरत्न कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पिछले 3 सालों में उसका औसत वार्षिक शुद्ध लाभ कितना होना चाहिए? अगर कोई महारत्न कंपनी है तो उसका 3 वर्षों में नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, तो उस कंपनी को महारत्न कंपनी बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।